हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं आज आपको साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। इतिहास में बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि एक डिबेटेबल टॉपिक है कि अशोक एक शांति प्रेमी व्यक्ति था या एक राजनीतिक रूप से एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति, एक पॉलिटिकल जीनियस और पीस लवर क्या था। आज इसी मुद्दे को हम लोग डिकोड करेंगे, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो था क्या इतिहास में। लोग समझते हैं कि उसने कलिंग युद्ध के बाद हथियारों को त्याग दिया और उसने शांति का मार्ग चुन लिया और पूरे राज्य में आस पड़ोस के देशों में सभी जगह पर उसने शांति प्रस्ताव भेजे, शांति दूत भेजे, सब जगह शांति 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 यानी कि अहिंसा को फैलाने की कोशिश की। और ये बात उसके अभिलेखों से भी हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो दिखता है वो है नहीं, उसके पीछे उसकी एक रणनीति थी, एक राजनीतिक एक हथियार था, उसका रणनीतिक हथियार जिसे उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो इसी को समझते। और इतिहास इसी चीज का नाम है। इतिहास फैक्ट नहीं है दोस्तों, इतिहास कंसेप्ट है, इतिहास एक कहानी है, इतिहास एक वो चीज है जो उसके पीछे जो दिखता है उसके पीछे जाके समझने की चीज है। इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको आप समझिएगा। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। और आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, आप में से कोई भी छात्र जो अभी वीडियो देख रहा है तो वो तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल को मनोज कुमार हिस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर या मेरे मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, अशोक की जो नीति है उसको दोस्तों हम अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि अशोक एक प्राचीन राज्य कला, कला नहीं सिर्फ राज्य कला, राज्य को बनाने वाली, राज्य का निर्माण करने वाली कला का निर्माता था। कैसे था, किस तरीके से था, ये मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। देखिए, अशोक, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक संत था, एक राजा था। उसने अपने शासनकाल के कुछ समय बाद कलिंग पर आक्रमण किया और एक शासक बनने के समय सोचिएगा उसके बाद उसने केवल और केवल एक ही युद्ध किया था कलिंग का। कहते हैं कि उस समय 4 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। उस हत्याओं को देख करके उसका मन द्रवीभूत हो गया, द्रवीभूत, हृदय अंदर से रोने लगा और उसने वहीं पर युद्ध छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी और अहिंसा का मार्ग अपना लिया, शस्त्र त्याग कर दिया उसने। और इसके बाद उसने पूरे साम्राज्य में, पूरे शासनकाल में एक शांति प्रेमी शासक की तरह, अहिंसा के फैलाने वाले एक राजा की तरह, एक साधु की तरह, एक संत की तरह अपने विचारों को, अपने मन के भावों का उसने प्रचार प्रसार किया, सबका। वह इस बात को, अपने बातों को विभिन्न अभिलेखों में लिख करके समझाने की कोशिश करता है। जगह जगह पर उन अभिलेखों को, स्तंभ लेखों को लगवाता है, खड़ा करवाता है। जहां शिलालेख हैं वहां शिलाओं को कटवा करके वहां अपनी बातें लिखवाता है। जैसे उसने 14 लेख लिखवाए हैं, अपने 14 शिलालेख, छोटे छोटे बहुत सारे लेख हैं, स्तंभ लेख हैं जिन पर उसने बातें लिखी हैं अपनी धम्म की। और उसकी ये जो नीति है वो धम्म की नीति कहलाती है। और धम्म का जो अर्थ है वो ये है कि अहिंसा करो, बड़ों से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, गुरुओं का सम्मान करो, बुजुर्गों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, ब्राह्मणों, श्रमणों और तमाम सारे के इस तरह के जो साधु सन्यासी लोग हैं उनको दान दो, पशु पक्षियों पर दया करो। और सोचिए, ये सारी बातें उसने लगवा करके पूरे के पूरे देश में, अपने साम्राज्य में, जो कश्मीर से लेकर के आंध्र प्रदेश तक और बंगाल, बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक जितना बड़ा साम्राज्य था उसमें सभी जगह पर उसने ये बात लिखवाई और पूरे में फैलाया। और इतने से ही फैलाने से ही वो शांत नहीं रहा, बल्कि इन बातों को फैलाने के लिए उसने दूसरे देशों में अपने मिशन भी भेजे। और इन बातों में एक चीज और कहता है कि ये जो कल्याणकारी कार्य हैं
ये मैं केवल अपने राज्य में नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी करना चाहता हूं, चाहे दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्य राज्य हो, केरल हो, श्रीलंका हो, लंका हो, या फिर आपके मिस्र हो, सीरिया हो, रोमन साम्राज्य हो, कोई भी हो, उनमें सब में, और सब में किया उसने। और इस तरीके से देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा शांति प्रेमी, एक संत महात्मा टाइप का, राजऋषि टाइप का एक शासक हमको दिखाई देता है हकीकत में। लेकिन क्या वो वास्तव में यही था? नीति गलत नहीं है, उसने शस्त्र त्याग कर दिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उसने सेना भंग क्यों नहीं की? क्या उसने सेना भंग की? क्या उसने प्रशासन को कमजोर किया? नहीं, कभी नहीं। अगर उसको इतनी शांति प्रियता प्यारी थी तो हिंसा को छोड़ा तो सेना को ही बंद कर देता, भंग कर देता, लेकिन नहीं किया उसने। इसी बात को हमको, इस बात को समझने की कोशिश करनी है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए, हम लोग समझते हैं कि एक स्टूडेंट के इमेज के तौर पर ये रही एक स्टूडेंट है। अशोक एक संत राजा था जिसने युद्ध छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी और हिंसा को फैलाता रहा, ये रहा। लेकिन वास्तविकता क्या है? यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझिएगा, वास्तविकता क्या है कि वह एक मात्र शांति प्रिय व्यक्ति नहीं था। ही वॉज नॉट जस्ट अ पीस लवर, वह बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट था, एक बुद्धिमान रणनीतिकार। यानी कि वह केवल और केवल शांति दूत नहीं था, बल्कि और भी कुछ है जो उसको समझना है। कैसे? देखिए, एक एक करके समझने की कोशिश कर। रणनीतिक बदलाव, वो जानता था कि उसने जितना बड़ा साम्राज्य बनाया है, उतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए अब उसे एक तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य के लिए चलाने के लिए या तो तलवार बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर शासक हो। अशोक जैसा रहेगा तो ठीक है, लेकिन अशोक जैसे कोई शासक नहीं रहा तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालेंगे कैसे? इसलिए उसने तलवार से विचारधारा तक की अपनी यात्रा की, तलवार को छोड़ा और उसने अपनी विचारधारा को अपना हथियार बनाया, आइडियोलॉजी को। यानी कि यह केवल हृदय परिवर्तन नहीं था, बल्कि साम्राज्य को सुरक्षित रखने की उसकी एक नई रणनीति थी। कैसे? उसने हथियार त्यागे, लेकिन उसने कभी भी अपनी राज्य की सुरक्षा, अपनी इंटेलिजेंस, अपने प्रशासन को कमजोर नहीं किया, कभी कमजोर नहीं किया। इसका मतलब है उसने पूरे के पूरे सिस्टम को कैलकुलेट किया था, पूरे सिस्टम को, कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। यानी कि राज्य अंदर से सुरक्षित भी रहे और मैं सारे लोगों को एक विचारधारा से जोड़ भी सकूं। क्यों? क्योंकि विचारधारा तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर लोगों ने विचारधारा में विश्वास कर लिया तो तलवार की जरूरत नहीं है, शासक कोई भी हो। और तलवार चलाने के लिए ताकतवर हाथ चाहिए, विचारधारा नहीं। फिर इसीलिए उसने विचारधारा को अपना एक हथियार बनाया, बोले कि इसके माध्यम से। क्यों? क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को केवल तलवार के दम पर रोके रखा नहीं जा सकता है। अगर आंतरिक रूप से हम सभी लोगों को एक कर लें एक विचारधारा के नाम पर, और बाह्य रूप से सबके साथ अच्छे संबंध बना लें सभी पड़ोसी देशों के साथ, जिससे कि कोई आक्रमण ना करे, तो राज्य सुरक्षित हो गया। यही चीज थी उसकी। यानी कि अंदर से भी अपने राज्य को सुरक्षित रखना, बाहर से भी अपने राज्य को सुरक्षित रखने की नीति है यह। और बाई चांस अगर कोई ऐसा कुछ गड़बड़ होती भी है आंतरिक या बाह्य स्तर पर, तो समझ लिए उसने ना सेना छोड़ी, ना प्रशासन छोड़ा, ना सिक्योरिटी, ना इंटेलिजेंस, किसी भी चीज को उसने ड्रॉप आउट नहीं किया। बस अपने हथियार, अपनी तलवार छोड़ी उसने। ही वॉज द जीनियस रियली में। और कैसे? देखिए, कलिंग के बाद उसने शांति को अपनाया, नो डाउट। और शांति को अपनाना उसकी कमजोरी नहीं थी। उसने एक नैतिक निर्णय लिया था, मोरल डिसीजन, और साथ के साथ नैतिक निर्णय के साथ में उसने अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी इसमें इंक्लूड की, दोनों चीजों को। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका हृदय द्रवीभूत हुआ कि इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या उसने कलिंग को, उनके राजा को, उनके लोगों को वापस कर दिया था?
नहीं। उसने कहा इसमें कि भाई जैसे एक पिता के लिए सारी संतानें समान होती है, आज के बाद कलिंग भी मेरा राज्य है और मैं एक पिता की तरह हूं, इसलिए कलिंग की जनता भी मेरे संतान के समान है और मैं पिता तुल्य हूं, मेरे लिए वो भी बराबर है। लेकिन उनको अलग नहीं किया और इसका दोनों का मिश्रण किया उसने। मिश्रण करने के बाद उसने एक बेहतरीन मजबूत साम्राज्य की नींव रखी दोनों से। यानी कि उसने विस्तारवाद को छोड़ दिया, लेकिन राज्य की सुरक्षा और खुफिया तंत्र को कमजोर नहीं होने दिया। सेना सतर्क थी, बस आक्रामक नहीं थी, युद्ध करने के लिए किसी के पास नहीं जा रही थी, ध्यान रखना। और इन सारी चीजों के लिए उसने अपने धम्म की नीति को जारी किया। धम्म, धम्म का मतलब धर्म नहीं था, एक शासन का उपकरण बनाया उसने, बनाया जिसमें सभी लोगों को सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया, सभी लोगों को आज्ञा पालन का संदेश दिया, सभी लोगों को कानून व्यवस्था को अपनाने और उसका पालन करने की बात कही, सभी लोगों के अंदर धार्मिक स्तर पर सहिष्णुता की बात कही। और ये अगर चारों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, सामाजिक सद्भाव बना रहता है, सभी लोग एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, बड़ों की गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और सभी लोग चाहे धर्म आपका आजीवक हो, ब्राह्मण हो, ठीक है ना, या कोई अन्य धर्म हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, अगर इनमें कोई संघर्ष नहीं होगा तो आंतरिक रूप से वो एक रहेगा। इसका मतलब था उसने इन सब चीजों को जानबूझ करके एक हथियार के रूप में, एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के रूप में, एक टूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया। तो धम्म इज वाट नॉट अ रिलीजन, इट वाज अ टूल ऑफ गवर्नेंस, इट्स अ पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, के अंदर से पूरे साम्राज्य को एक कैसे रखा जाए। He was the genius, no doubt। यही है। और उसकी यहां पर अहिंसा का अर्थ सेना की समाप्ति नहीं था, बिल्कुल साफ साफ उसने करुणा भी दिखाई, लेकिन कानून को भी बराबर बना के रखा। वह एक सॉफ्ट किंग नहीं था, स्मार्ट राजा था, स्मार्ट किंग है। उसने प्रशासन को मजबूत बना के रखा, अधिकारियों को सख्त बनकर रखा, दंड भी जारी रखे। उसने किसी के दंड को माफ नहीं किया, उसने बस इतना ही कहा कि अगर किसी को कोई दंड मिला है, मृत्यु दंड भी मिला है, तो भी उसने माफ नहीं किया। बोले कि पश्चाताप करने के लिए कुछ दिन का समय दिया जा सकता है, मृत्युदंड माफ नहीं किया जा सकता, यह भी उसने नहीं किया। यानी कि अहिंसा राज्य की नीति थी। अराजकता की कीमत पर वो ये सब नहीं करना चाहता। अगर वो सब कुछ छोड़ देता कि चलो भाई आज के बाद मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, तो हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता। यानी कि अंदर ही अंदर उसने पूरे साम्राज्य को एक सुगठित साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी। सोचना, सुगठित साम्राज्य में। और उसने इसी बात को लेकर के जनता को पूरे साम्राज्य में, यहां से लेकर के पूरा जितना बड़ा साम्राज्य है उसका, अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट तक, पूरा सभी जगह पर अपने अभिलेख लिखवाई और सीधे जनता को संदेश दिया। किसी अधिकारियों के माध्यम से नहीं, अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इसको फैलाओ। और इसके लिए उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की और कहा कि जाओ सभी क्षेत्र में, सभी राज्यों में जाकर के जनता को मेरा संदेश दो। और सीधे संदेश भी दिए और साम्राज्य को सांस्कृतिक एकीकरण कर दिया। अपने संदेश के माध्यम से कल्चरली यूनाइट कर दिया उसने। ये उसके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी उसकी, जो उस समय की सबसे बेहतरीन मानी जाती। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी हम अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो आज तक मौजूद है, इतिहास में अमर है, इसी वजह से बात समझ गए नहीं। और उसने बौद्ध मिशन फैला करके सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी फैलाई कि अंदर से जब मत मजबूत कर लिया तो सोचिए यहां बैठ करके उसने श्रीलंका, इधर देशों में, इधर देशों में, इधर देशों में, इधर देशों में, रोमन साम्राज्य की तरफ हर जगह पर उसने अपने लोगों को भेजा, धर्म प्रचार के लिए नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और वो किया उसने, चाहे दक्षिण एशिया हो, मध्य एशिया हो, बिना सेना के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया। और उसके समय में किसी ने भी भारत पर आक्रमण नहीं किया, ना किसी की हिम्मत पड़ी। इट्स अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जिसकी आज बहुत जरूरत भी है भारत को, कि हम सभी जगह से ये संबंध बना के रखें। और इसी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत अभी रिसेंटली सोचिए, भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष जो आपके गुजरात में मौजूद थे, उनको दिखावे के लिए, वहां प्रदर्शन के लिए श्रीलंका भी ले जाया गया है।
और ले जाकर के वापस ले आए, ठीक है ना, वो अलग बात है, लेकिन ये एक कंसेप्ट बनाया गया कि धर्म के माध्यम से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को फिर से स्टार्ट किया जाए। ये अभी किया। अब समझ लीजिए, इसका मतलब है कि अशोक एक दूरदर्शी, एक विजनरी शासक था, एक विजनरी शासक था। उसका एक मिशन था। उसने तलवार की जगह पर आइडियोलॉजी और धम्म का सहारा लेकर के अपने साम्राज्य को मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि वह प्राचीन राज्य कला का निर्माता है। ही इज द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल आर्ट इन द एंशिएंट पीरियड। ये ना, तो दोस्तों बताइएगा ये मेरी क्लास कैसी लगी, किस तरीके से लगी, और ध्यान रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये बात पहुंच सके।